हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस सेगमेंट में 31 अक्टूबर 2020 के कुछ टॉपिक्स हम लेते हैं और ये सेगमेंट यूपीएससी के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। खास करके जो आईबीपीएस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, एचआर का जो लोग देते हैं उनके लिहाज से, प्लस टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम इसके लिहाज से, और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें प्रीवियस ईयर्स करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार कैंपेनर्स, जनरल स्टडीज 2 का टॉपिक है। अब हमने स्टार कैंपेनर की बात की है तो भाई सबके दिमाग में चुनाव ही आ रहा है ना। चुनाव का शोर सबसे ज्यादा किस राज्य की गली गली में हो रहा है ये सभी को पता है। जी बिल्कुल सही, बिहार। और यूपी ऐसे स्टेट्स हैं जहां चुनाव का बहुत ज्यादा शोर होता है ना, और लोगों की जो जागरूकता है वो भी सामने आती है इन स्टेट्स में, है ना। तो चलिए भाई, मतदाताओं का क्या फैसला है ये तो हम 10 नवंबर 2020 को ही पता कर सकते हैं, इससे पहले हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे स्टार कैंपेनर से रिलेटेड कुछ न्यूज थी क्या, इसे हम देख लेते हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं कमलनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, पहले आपने देखा होगा। और इनकी कुर्सी किसने ली? शिवराज सिंह चौहान जी ने, है ना। अब कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ कि इन्होंने बार बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर डाला, कहने के बावजूद भी कि भैया मत करिए साहब, ये माने नहीं। अब चुनाव आयोग ने कहा कि चलो हम बताते हैं इनको, ये जो कर रहे हैं वो सही तो नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो स्टार कैंपेन वाला स्टेटस है उसको रद्द कर दिया। ठीक, तो अब कमलनाथ जी स्टार कैंपेनर पहले तो थे जब कांग्रेस पार्टी ने इनको चुना था, लेकिन अब वो स्टार कैंपेनर नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी ये स्थिति रद्द कर दी है। अब स्टार कैंपेनर जो होते हैं उनको फायदा ये होता है कि उनका जो खर्चा होता है इलेक्शन के खर्चे में जोड़ा नहीं जाता है ना, एग्जाम्प्ट होता है, छूट मिली रहती है उनको। लेकिन अब चूंकि कमलनाथ जी के केस में ये हुआ है कि उनको तो वो स्टार कैंपेनर्स वाला स्टेटस उनका रद्द हो गया है, तो इसलिए कमलनाथ जी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार कर रहे होंगे वहां का जो उम्मीदवार होगा, जो वहां से लड़ रहा होगा, वही उनका पूरा खर्चा उठाएगा, ये बोला है चुनाव आयोग ने। ठीक, अब देखिए, स्टार कैंपेनर वो लोग होते हैं जो पार्टी के प्रसिद्ध चेहरे होते हैं, नामी चेहरे होते हैं, है ना, जिनको कद्दावर नेता के रूप में आप जान सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जो स्टार कैंपेनर से रिलेटेड नियम है, क्या उनमें कुछ बदलाव हुए हैं कोरोना को देखते हुए? बिल्कुल सही बात है, हुए हैं। पहला तो ये हुआ है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह की जो पार्टीज हैं, राष्ट्रीय दल जिन्हें बोला जाता है, उनकी स्टार कैंपेनर्स की संख्या 40 होती है। ठीक, और चुनाव आयोग ने इसको घटा करके कर दिया 30। क्यों? कोरोना महामारी के चलते। अब दूसरा नियम यह है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, रीजनल पार्टीज जिनको बोलते हैं आप, है ना, तो उनका क्या स्टेटस है भाई? उनके जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी संख्या 20 होती है और चुनाव आयोग ने इसको घटा करके कर दिया 15। ठीक, ये हैं कुछ नियम जिनको बदला गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और एक और नियम है जिसको बदला गया है, वो ये कि अगर कोई भी स्टार कैंपेनर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जाएगा, जिस भी जिले में जाएगा, उस जिले के
जिला चुनाव अधिकारी से उस पर्सन को, उस स्टार कैंपेनर को 48 घंटे पहले से अनुमति लेनी होगी ताकि वो उस जिले में प्रचार कर सके। ठीक, तो ये कुछ नियम है जो बदले हैं चुनाव आयोग ने। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक वो लोग ध्यान से सुने जो IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर HR का एग्जाम लिखने वाले हैं। लिखा है न्यू वेज कोड बार्स बोनस फॉर दोज फेसिंग सेक्सुअल अब्यूज चार्जेस। ठीक, चलिए, यहां पे बताया गया है कि मजदूरी पर आधारित संहिता में यह नया प्रावधान किया गया है कि कोई भी नियोक्ता या एम्प्लॉयर अपने ऐसे कर्मचारी का बोनस रद्द कर सकता है जो यौन उत्पीड़न का दोषी रहा हो। ये कानून सरकारी अधिसूचना जारी होने के पश्चात ही लागू होगा। मौजूदा कानून में कर्मचारी की बर्खास्तगी के पश्चात ही नियोक्ता को उसका बोनस रद्द करने का अधिकार प्राप्त था। यह प्रावधान 2013 के यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के तहत निवारक के रूप में कार्य करेगा। ठीक, पहले क्या था कि जो कर्मचारी होगा उसकी बर्खास्तगी के बाद ही उसका बोनस कैंसिल किया जा सकेगा, लेकिन अब क्या है, जो लोग गलत काम करेंगे और दोषी पाए जाएंगे उसका बोनस रद्द कर सकता है उसका एम्प्लॉयर। ये अधिकार को दे दिया गया है। ठीक है, न्यू वेज कोड के अंतर्गत। और ये जो कानून है वो कब लागू होगा, वो सरकार जब अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी, तब लागू हो सकेगा। ठीक है, 2013 के यौन उत्पीड़न की रोकथाम कानून के तहत इसको निवारक प्रावधान के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है भाई। पहला बिंदु है कि किसी भी कार्यालय अथवा कंपनी के लिए ये आवश्यक है कि वो यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करे। दूसरा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों से कैसे निपटा जाए इसके विषय में सलाह देना अति आवश्यक है। ठीक, जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो ICC दे सकती है, ये बोला जा रहा है। तीसरा, यदि किसी भी कार्यालय की ICC किसी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न का दोषी मानती है तो कानून के अनुसार उसे कार्यालय में स्वतः ही दोषी मान लिया जाएगा। और नेक्स्ट है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि यौन उत्पीड़न संबंधी दर्ज शिकायत पुलिस तक पहुंचाने योग्य है या नहीं है। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक, कुछ लक्ष्य जिनकी घोषणा चीन द्वारा की गई है वे निम्नलिखित हैं। तो पहला लक्ष्य क्या है, वर्ष 2025 तक घरेलू खपत और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और इनोवेशन को ये कब तक बढ़ावा देंगे, 2025 तक बढ़ावा देने का इनका लक्ष्य रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शताब्दी के पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है, कब तक लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधी योजना को आगे बढ़ाने का 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक, जब इनकी लिबरेशन आर्मी की शताब्दी वर्ष है। नेक्स्ट,
2035 तक आर्थिक मजबूती और तकनीकी प्रगति को और बेहतर बनाना। कब तक? 2035 तक आर्थिक मजबूती और तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है। कब तक? 2035 तक। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है। 3 लक्ष्य हैं जिनको हमने आपको बताया है। अब चलिए हम GS3 की बात करते हैं। जनरल स्टडीज 3 के कुछ टॉपिक्स को ले लेते हैं। सबसे पहला है रूरल डेवलपमेंट फंड। न्यूज देखिए, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से ग्रामीण विकास फंड के उपयोग की विस्तृत जानकारी ये कहकर मांगी कि फंड की पूरी राशि भारतीय खाद्य निगम से जाती है। इस पर पंजाब सरकार नाराज हो गई। ये न्यूज है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ग्रामीण विकास फंड क्या है, चलिए जानते हैं। रूरल डेवलपमेंट फंड ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1987 के तहत कृषि उपयोग की खरीद या बिक्री पर लगाए गए उपकर का 3% भाग होता है, जिसे पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अध्यक्ष स्वयं पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अभी इस समय इसका अध्यक्ष कौन है भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। यह फंड पंजाब सरकार को कहां से प्राप्त होता है और इस फंड की क्या उपयोगिता है, आइए हम ये जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम से आता है, जो हर साल लगभग 13 मिलियन टन गेहूं और 16 मिलियन टन धान खरीदता है। इस निधि का उपयोग मंडियों के भीतर और बाहर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाना प्रस्तावित है, किंतु पंजाब सरकार पर ये आरोप निरंतर लगते जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस फंड का प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रही है, जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रस्तावित भी नहीं है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल। ठीक है, इसका मतलब समझिए। पहले मान लीजिए किसी ने जमीन खरीदी, ठीक, और जमीन की रजिस्ट्री करने जा रहे हैं वो, है ना। अब उन्होंने मनमानी जमीन खरीद ली। राज्य सरकार को क्या करना है? जमीन को लेना है, अधिग्रहित भी करना है, ठीक है, ताकि जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो डेवलप कर सके। तो राज्य सरकार कह रही है कि नहीं भाई, हम आपको जितनी देंगे जमीन उतनी आप ले लीजिए। ठीक है, कितना जमीन किसको दिया जाना है ना, उसके पर्पस के लिए वो उसको उसी से रिलेटेड ये अधिनियम है। ठीक, जानते हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकारों के लिए ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल जारी किया है। उद्देश्य मुकदमों को कम करने और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मॉडल अधिनियम के तहत पहला, राज्य सरकारों के पास अचल संपत्ति के शीर्षक पंजीकरण की एक प्रणाली स्थापित करने तथा इससे संबंधित प्रशासन व प्रबंधन की शक्ति होगी। ठीक है, राज्य सरकार ये प्रणाली बना सकती है इससे रिलेटेड कि भाई कौन कितना जमीन ले सकता है, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उसको भी चाहिए। ठीक, और इससे इसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पूरी राज्य सरकार की होगी। ठीक,
इस एक्ट में ये बोला गया है। दूसरा, भूमि विवाद संबंधी समाधान अधिकारी और भूमि शीर्षक अपीलीय न्यायाधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका सीमित हो जाएगी। ठीक है, भूमि विवाद अधिकारी, भूमि विवाद समाधान अधिकारी और जो भूमि अधिग्रहण न्यायालय क्या अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है, ये दो जो संस्थान है उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, उनका रोल कम हो जाएगा। पहले उनका रोल बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था, अब वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने जितनी जमीन किसी व्यक्ति के नाम रजिस्टर की है, यदि वो व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर इस संबंध में अपने लिए उचित न्याय की मांग नहीं करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा जितनी जमीन उसके नाम रजिस्टर की जाएगी उसे ही मान लिया जाएगा। ठीक, जब रजिस्ट्री हुई आपकी, उसके 3 वर्ष का समय आपके पास है, उसके बाद का आपको वहां जाना होगा, अपने लिए उचित न्याय की मांग करनी होगी। पहले तो प्रोसेस ये है कि राज्य सरकार ने आपको दिया, आप भूमि अधिग्रहण समाधान अधिकारी के पास जाइए, उसको बोलिए कि इतना मतलब 30 दिन के भीतर आपको बोलना है कि आप ये जो है मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये मतलब नहीं, इतना होना चाहिए, आपकी जो मांग है वो रखिए उनके सामने। ठीक है, अब उसका जब आदेश आपको मानना हो तब आप कहां जाएंगे, जो भूमि अधिग्रहण अपीलीय न्यायालय होगी, आप वहां जाएंगे। ठीक, वहां अपना पक्ष रखेंगे और वहां का आदेश अगर मान्य ना हो तब उच्च न्यायालय की एक पीठ बनाई जाएगी, विशेष पीठ, उसको नामित किया जाएगा। आप वहां जाएंगे, वो पीठ जो कहती है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। नेक्स्ट, विवाद की स्थिति में किसी भी लाभार्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजा मान्य होगा। नेक्स्ट, भूमि विवाद समाधान अधिकारी के आदेश से नाराज पार्टी इस तरह के आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर लैंड टाइटल अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकती है। नेक्स्ट, भूमि शीर्षक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ को नामित किया जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी से रिलेटेड एक और हेडिंग है, समावेशी भूमि के शीर्षक की आवश्यकता और महत्व। किसी भी विवाद के मामले में राज्य द्वारा मुआवजे के लिए समावेशी भूमि के खिताब की गारंटी दी जाती है। मतलब कि भाई, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस अधिग्रहण से, है ना, तो आप कहते हैं कि भाई हम जमीन नहीं देंगे, तो राज्य सरकार कहती है ठीक है मुआवजा ले लो। तो जो पर्सन होता है, जो संतुष्ट नहीं होता, वो कहता नहीं भाई मुआवजा नहीं लेंगे, पता नहीं आप क्या दोगे। तो राज्य सरकार कहती चलो पैसे से आप संतुष्ट नहीं हो तो हम जमीन दे देते हैं। ठीक है, उसको हम समावेशी भूमि बोल देंगे। ठीक, इंक्लूसिव लैंड। तो इसके बारे में पहला एक तथ्य है, समावेशी भूमि शीर्षक के होने से किसानों के लिए ऋण लेना आसान हो जाएगा और बड़ी संख्या में भूमि संबंधी मुकदमों को कम किया जा सकेगा, है ना। किसान इससे ऋण ले सकेंगे आसानी से, और जो मुकदमे हैं भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड, उसकी संख्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पारदर्शी रियल एस्टेट लेन देन और भूमि अधिग्रहण को भी सक्षम करेगा। और तीसरा है, इस प्रकार की गारंटीकृत शीर्षक प्रणाली ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में लागू है। कहां कहां? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड।
ये 4 देशों में लागू है। ये आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, किस देश में, इनमें से किस देश में ये प्रणाली लागू नहीं है इस प्रकार की। ठीक है, तो अब 3 देशों के नाम लिए गए और एक ऐसा देश लिया गया जिसमें लागू नहीं है, जैसे भारत। अब लागू नहीं है, अभी तक लागू नहीं है, तो आप भारत पे ही टिक करेंगे। ये लागू हो जाएगी तो भारत पे आप नहीं करेंगे। ठीक, ये है। चलिए, अब सारे के सारे जीएस से रिलेटेड फैक्ट्स तो हो गए हैं, लेकिन अब हम ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है ना। तो पहला फैक्ट, ओडिशा सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से अनुरोध किया है कि वे लोग ऑलिव रिडल समुद्री कछुओं की पहचान व उनकी आवाजाही संबंधी अध्ययन करें, है ना। उनकी पहचान से रिलेटेड और आवाजाही से रिलेटेड। क्यों? जिससे राज्य सरकार को उड़ीसा के समुद्र तटों की सुरक्षा संबंधी सुविधाओं के नवीकरण हेतु सहायता मिल सके, है ना। भाई, जो जीव हैं, समुद्री जीव, उनकी सुरक्षा भी राज्य सरकार का परम कर्तव्य होता है ना। तो जब किसी जीव के बारे में राज्य सरकार को पता ही नहीं होगा तो वो उनकी रक्षा कैसे कर सकती है भाई। तो इसलिए उड़ीसा सरकार ने रिक्वेस्ट की है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को कि भाई रिडल ऑलिव कछुओं पे एक स्टडी आप कीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रिडले ऑलिव कछुओं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है भाई। पहला, ऑलिव रिडले कछुए विश्व के सबसे छोटे कछुए होते हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले कछुए क्या होते हैं? विश्व के सबसे छोटे कछुए जो कि सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरा, ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। कौन? ऑलिव रिडले कछुए। कहां कहां? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के गर्म पानी में। नेक्स्ट, ये अपने बड़े और अनोखे घोंसलों के लिए जाने जाते हैं जिन्हें रिबादा कहा जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है, अपने बड़े घोंसलों का निर्माण करने के लिए इनके द्वारा ओडिशा राज्य की कुछ साइट्स को चुना गया है, जिनमें गंजम जिले का रशिकुलिया रुकरी तट, गहमाथा तट तथा डेबी नदी का मुहाना प्रमुख है ना। ये सारी साइट्स चुनी गई हैं इनके द्वारा ताकि ये अपने बड़े घोंसले इनमें बना सकें। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, पंजाब बस ऑपरेटर्स का वाहन कर माफ। लिखा है, पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक सभी चरणों की गाड़ी, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर वाहन कर पर 100% की छूट का आदेश दिया है, जबकि बिना ब्याज और जुर्माने के बकाया बिल के भुगतान को स्थगित करते हुए 31 मार्च 2021 तक कर छूट दी है। कितने प्रतिशत की? 100% तक की छूट दी है ना। देखो भाई, ऐसे लोग जो कि जुर्माना दे चुके हैं या उनका जुर्माना बाकी है, कुछ बकाया बाकी है, उनके लिए 31 दिसंबर 2020 तक की छूट पंजाब सरकार ने दी है। कितने प्रतिशत की? 100% तक की। ठीक है, और ऐसे लोग जिन पे ना कोई जुर्माना है ना कोई बकाया है ना, ऐसे बस ऑपरेटर्स के लिए पंजाब सरकार ने कहा है कि भाई इनको 31 मार्च 2021 तक हम छूट दे रहे हैं। हर तरीके की गाड़ी और बस सबको मोटर वाहन कर के तहत इन्होंने छूट दी है।
नेक्स्ट फैक्ट है पावर स्कीम। अब देखो, पावर स्कीम को लॉन्च किसने किया है? सर्व, यानी साइंटिस्ट इंजीनियर्स रिसर्च बोर्ड। ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने वाली विधायी संस्था है ये सर्व। ठीक है, अब ये दो इनके जो पैसे मिलेंगे विमेन साइंटिस्ट को, वो दो तरीके से मिलेंगे। एक होगा सर्व फेलोशिप, जिसमें महीने में 15,000 रुपए महीने मिला करेंगे रिसर्चर्स को। ठीक है, 3 साल तक के लिए ये फेलोशिप निर्धारित है। ठीक, और एक है रिसर्च ग्रांट, सर्व रिसर्च ग्रांट, 10 लाख रुपए पर ईयर इनको मिला करेगा रिसर्च के लिए इसके तहत। ठीक है, अब पावर का फुल फॉर्म देख लो। प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या है? प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक, तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी को पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web finish.